मेरा अगला सवाल है कि कहा जा रहा है कि जो तीसरी वेव जो आ रही है, थर्ड वेव, इज डेंजरस फॉर चाइल्ड, हाउ कैन बी प्रोटेक्ट देम? इसके लिए हम क्या करें? अब आने वाली तो है, अब आ भी सकती नहीं है तो खैर आगे की बात है, लेकिन अब आएगी तो हमें पहले से क्या प्रिपरेशन, क्योंकि बच्चे तो सबके घर में, सबके पास। प्रशांत जी। आपके सवाल में एक्चुअली 3 सवाल हैं। हाँ जी। पहला, थर्ड वेव आ रहा हम्म। है। दूसरा, वो बच्चों में ही आ रहा है। तीसरा, हम कैसे हम्म। बचाएं। कैसे बचें? हाँ, तो ये 3 सवाल हो गए। तो मैं पहले से लेना चाहूंगा, वहां से अगर आप क्लियर होते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे फिर। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो कॉमन कोल्ड का वायरस है। कोविड-19 उसका एक नया प्रारूप है। इंसानों में 4 तरह के वायरस पहले से पाए जाते रहे हैं। ये 5वां वेरिएंट है जो हमारे अंदर आया है। और चूंकि हमारा शरीर इससे कभी आज तक लड़ा नहीं, तो इसे एंटीबॉडी बनने में समय लगेगा। और तभी लोग सेफ रह पाएंगे जब धीमे धीमे करके पूरा पॉपुलेशन संसार का इस इफेक्ट एक ना एक बार इफेक्ट हो जाएगा, उसे निकल जाएगा, तो वो पॉपुलेशन सेफ हो गया। ये कोरोना वायरस हमारे आपके अंदर इंडोलेंट रहेगा, ये रहेगा और आता जाता रहेगा, करेगा कुछ भी नहीं, सिंपल सर्दी खांसी जुकाम रहेगा, जो पहले पुराने 4 वेरिएंट करते आए हैं अभी तक। तो पहली चीज, कोरोना वायरस हर किसी के अंदर आएगा। पिछले 1.5 साल में जितने पॉपुलेशन इफेक्ट हो चुके, उसमें अगर ये दोबारा तिबारा आता भी है, जैसा कॉमन कोल्ड किसी किसी लोगों को साल में 4 बार हो जाता है, किसी किसी को 2-3 साल में एक बार होता है, उसी तरीके से ये होगा। तो जितने लोग इफेक्ट हो गए, ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे। जो पॉपुलेशन बचा पड़ा है अभी तक, उसका अभी इफेक्ट होना बाकी है, वो भी होगा। तो एक कॉमन टेंडेंसी होती है समाज की, वो अपने बच्चों को और बूढ़ों को, जो सबसे बुजुर्ग हैं, उनको सबसे ज्यादा सेक्लूड करके, आइसोलेट करके प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस प्रोटेक्शनिज्म की वजह से पूरे संसार में बच्चे अभी तक बचे हुए हैं। यानी कि अगर हम देखें, मेजोरिटी ऑफ चंक जो अभी तक बचा है कोरोना से, वो बच्चे का ही पॉपुलेशन है। तो अब ये वायरस बच्चों के पॉपुलेशन की तरफ ही ट्रिकल करेगा। ये कोई थर्ड वेव आप नहीं आप इसको लेकर चलिए। ये एक नेचुरल इवोल्यूशन है इस वायरस का, कि जो जो बचे हैं अभी तक, उनमें आएगा, सिम्टम कम ज्यादा हो सकते हैं, उसके लिए आपको तैयारी रखनी है। इसी वजह से कुछ लोगों ने इसे थर्ड वेव का नाम दे दिया। थर्ड वेव एक्चुअली कुछ नहीं है। अगर आप बच्चों को बचाकर, जरूरत से ज्यादा बचा कर रखे हैं, तो हो सकता है जरूरत से ज्यादा वो परेशान भी हो जाएं। अदरवाइज नॉर्मल लाइफ में अगर रहने दें, परिवार में अगर एक बच्चा है और 4 लोगों का हो चुका है, ये मान कर चलिए कि कम बेस थोड़ा बहुत एंटीजन लेकर वो अभी तक प्रोटेक्ट हो चुके होंगे बिना सिम्टम के। तो थर्ड वेव और कुछ भी नहीं है, ये एक चाइल्ड पॉपुलेशन है जो अभी तक प्रोटेक्टेड है। तो वहां पे सबसे ज्यादा संख्या में हमें केसेस आने वाले समय में मिलेंगे, इसलिए कुछ लोग थर्ड वेव का नाम दे रहे हैं। पहले ये बात तो ये हो गई। दूसरा, मतलब बचाए कैसे? तो जो सारे प्रिकॉशंस आप बड़ों के लिए रख रहे थे, उतनी ही चीजें बच्चों के लिए रखेंगे, तो वायरल लोड कम रहेगा। और जब भी वायरल लोड कम रहेगा, तो शरीर उससे लड़ने में अपने आप सक्षम है, वो कर लेगा। थोड़ी बहुत सर्दी खांसी जुकाम की दवाइयां हो सकता है किसी किसी को देनी पड़े, अदरवाइज प्रोटेक्टेड रहेंगे। हाँ, अगर जरूरत से ज्यादा वायरल लोड चला गया, तो हो सकता है अस्पताल जाने की जरूरत पड़े। तो उसके लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लोग तैयार हैं। और जब एडल्ट पॉपुलेशन हॉस्पिटल से बाहर होगा, तो जगह इतनी मिल जाएगी कि अगर कुछ ज्यादा भी लोग अगर बीमार पड़ गए, ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए, तो उनको इलाज मिलेगा, तो डरने की बात नहीं है। तीसरा, और भी कोई बचाव के उपाय है क्या? तो बचाव तो वही है, क्या वायरल लोड जितना कम रखेंगे, जो हैंड सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया या जो तरीके बचपन से हमें सिखाए गए हैं, घर के बाहर से घर में आते हैं तो हाथ पांव मुंह धोकर ही अब घर के अंदर जाएं, ये आज नहीं, ये बचपन से ही हर किसी ने सीखा हुआ है। कम से कम बड़े बूढ़े तो सिखाते आए हैं कि आप बिस्तर पे भी जाते हैं तो बिना पैर धोए ना पैर जाए। तो धोए। मतलब ये जो प्रक्रियाएं हैं जो बीच में लोग भूल गए थे, कोरोना ने उन्हें याद दिलाया है, वो याद दिलाइए, बच्चे से भी सुरक्षित रहेंगे। बहुत ज्यादा कुछ इससे डरने की बात नहीं। अब अपनी पुरानी परंपराओं को जिन्हें भूल गए, उन्हें अपनाने की जरूरत है, जो बचपन से हम लोग सीखते आ रहे थे, लेकिन आजकल पूरे कह सकते हैं कि तथाकथित मॉडर्न बनने के चक्कर में हम लोग उन चीजों को इग्नोर करते आ रहे हैं, या फिर टाइम करेक्ट। की कमी की वजह से कि लोग डबल डबल शिफ्ट, ट्रिपल ट्रिपल शिफ्ट ड्यूटी कर लेते हैं कि चलो 3 शिफ्ट है, तो उन सब घर के प्रति जिम्मेदारियों को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। तो हमें उन चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये थर्ड वेव ऐसा कुछ नहीं है कि थर्ड आ रहा है, ये वेव है और वो अटैक कर रहा है सबको धीरे धीरे। दिन की इम्यूनिटी डेवलप हो गई और ठीक है, जिनकी नहीं हुई अब उनकी बारी है, वो चाहे बच्चे बिल्कुल रहे, चाहे आप में से जो बचे हुए यंग है, उनको भी, उनका बिल्कुल। भी नंबर लगने वाला है। तो सभी लोग सतर्क रहे, सावधानी रखे। हरिमोहन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो एज इन ये चीजें जो बताई जा रही हैं कि थर्ड वेव है या फिर बच्चों को इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि इस बार बच्चे इफेक्ट नहीं हुए। 4-4 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे हमारे आईसीयूज में एडमिटेड थे। तो
ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये थर्ड वेव में सिर्फ बच्चे ही इन्वॉल्व होंगे या फिर जो भी एक्सपोज होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। हो क्या रहा है कि बोला गया कि पिछले और बच्चे अभी इन्फेक्टेड नहीं हो रहे, हर घर में, हमारे घर में जो भी बच्चे हैं वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। कोरोना थोड़ी जानता है कि ये बच्चा है और ये बूढ़ा है, ये बड़ा है। मैं पहले भी बोला कि ये नहीं पहचानता कि ये हार्ट डिजीज का पेशेंट है या फिर नॉर्मल पेशेंट है। इसको होना है जिस जो भी कांटेक्ट में आएंगे क्लोज कांटेक्ट में, वो उनको होना है। तो इसलिए जिनको एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं या फिर आइदर वैक्सीनेशन से या आइदर इन्फेक्शन से, तो उन लोगों को रिस्क कम है। और जो लोग बच्चे ऑलरेडी हो चुका है उन्हें, तो फिर उन्हें नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे आयुर्वेदा का गिलोय और ये सारी चीजों को भर भर के खाना नहीं है, और पूरे दिन काढ़ा पी पी के गैस्ट्राइटिस डेवलप नहीं करवाना है, पूरा पेट का हालत खराब कर देना। कि मतलब कोई पेशेंट मुझे 6-6 महीने से बता रहे हैं कि मैं काढ़ा पी रहा हूँ और गर्म पानी पी रहा हूँ। उस चक्कर में क्या हो रहा है, उनके आंत छिल जा रही है और उनका इलाज हमें करना पड़ रहा है। तो कोई भी चीजों की जरूरत से ज्यादा चीजें करने से दिक्कत में आते हैं पेशेंट्स। तो वही है कि हर चीजें की फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, तो लिमिटेशन में करना है हर चीजों को, प्रिकॉशन। कुछ पेशेंट्स मेरे पास ये आ रहे हैं, ओसीडी डेवलप कर लिए हैं कि हाथ धोते धोते उन्हें हर 5 मिनट में जाके हाथ धोना होता है। तो लिमिट में करना है। जब तक आप एक्सपोज कुछ चीजों को नहीं छूते हैं तो जाके हाथ धोने का कोई पॉइंट ही नहीं है। घर में बैठे हैं, उठ के थोड़ी देर के बाद हैंड वॉश कर रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट। घर में ही है ना, आप बाहर से आते हैं कहीं से, तब जैसे सर ने बोला कि हाथ पैर धोएं, अपने आप को वेल सैनिटाइज करें, तब घर में घुसें। इतनी सी ही बात है। इन चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे ज्यादा। इसमें मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँ। अभी आपने जैसे कहा कि जरूरत से ज्यादा काढ़ा या गिलोय नहीं पिए, लेकिन ऐसा अभी आजकल अगर आप हर फैमिली में, भले आप लोग डॉक्टर है तो खुल के ना बताएं जब तक बीमार ना हो, लेकिन अगर हम लोग एक आम लेमैन की तरह बहुत लोगों से बात करते हैं तो बताते हैं कि उनका अब रूटीन प्लान ही ऐसा हो गया कि चाय भी पीते हैं तो उसमें सारे मसाले डाल के, और इंक्लूडिंग सब लोग, ये ज्यादा हो रहा है। और पानी जो है वो कई लोग ऐसे बता रहे हैं कि अब गर्मी इतनी पड़ रही है कि गर्म पानी पी नहीं पा रहे हैं, और ठंडा पानी पीने से डर लग रहा है कहीं डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ, यही पॉइंट को मैं कह रहा हूँ कि आप, ठीक है, आप मेडिसिन में कहते हैं कि इसके साइड इफेक्ट है, वो भी अगर कोई चीज है, कोई भी जड़ी बूटी है या फिर कोई भी होम्योपैथी की मेडिसिन है, कुछ ना, वो बॉडी में जाएगी, रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगी। आप खाना खाते हैं तो खाना में क्या बोलते हैं कि ज्यादा तेल मसाला मत खाओ। तो ये जो आपका काढ़ा है उसमें क्या मतलब ऐसा चीज है कि मतलब 1 टन पी ले कुछ नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना। वो कोई ऐसा साइड इफेक्ट आ रहे हैं अब, क्योंकि हाँ आएंगे ही। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं ये सारी चीजों के आयुर्वेदा का इतना यूज करते हैं, ओवर यूज नहीं करना। आई एम नॉट सेइंग कि आयुर्वेदा बुरा है, एलोपैथ बढ़िया है, एलोपैथ बुरा है। मैं कह रहा हूँ कि लिमिट में जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, मैं आयुर्वेद का 0% यूजर हूँ, मैं कुछ भी यूज नहीं करता और मैं प्रमोट भी नहीं करता। लेकिन मैं जो यूज करते हैं उनको यूज करना चाहिए, भले अपना करें, उनके लिए नहीं, लेकिन ओवर यूज ना करें। अगर उन्हें फायदा दिखता है तो करें अनडाउटेबली, लेकिन ओवर यूज ना करें, अदरवाइज आप परेशानी में लैंड अप करेंगे, आपकी किडनीज डैमेज होती हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक वो फाँक के फक्का जो कहते हैं ना, उसको फाँक के पेशेंट्स रहते हैं और आते हैं हमारे पास किडनी की इलाज कराने। होम्योपैथी का वो उजली वाली गोटी खा के पूरा मुंह सेप का कर लेते हैं, पूरा कसिंग सिंड्रोम डेवलप हो जाता है पेशेंट्स में। तो ये सारी चीजें हैं ओवर यूज से, थोड़ी बहुत यूज से नहीं होती हैं, ये चीजें मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो और गर्म पानी ठंडे पानी में कुछ नहीं रखा है। जब आप पेशेंट बनते हैं तब आप गर्म पानी 2-2 घंटे पे मैं रिकमेंड करता हूँ, अदरवाइज आप नॉर्मल वाटर पीने में कोई परेशानी नहीं है। ठंडी पानी पीने से अगर आपको डर लगता है, गर्मी पड़ती है, तो आप एसी भी चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पानी भी पिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि जो पहले भी प्रिकॉशंस रखा जाता था वो प्रिकॉशंस अभी भी रखें कि ऑल ऑफ सडन बाहर से गर्मी से आए और पी लेंगे तो सर्दी होनी ही है। वो आज नहीं, 5 साल पहले भी, 10 साल पहले भी होता था, तो अभी भी होगी। तो इन चीजों से बचें, यही मेरा। हरिमोहन जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अभी के समय में अधिकतर लोगों से बात हो रही तो यही बोलते हैं, जो भी डॉक्टर है उनसे पूछो तो बोलते नहीं अभी एसी नहीं चलाना है, ठंडा फ्रिज का पानी नहीं पीना है। लेकिन अब करे तो क्या करे, बिना एसी की रात को नींद नहीं आ रही है और मैं सो नहीं पा रहा हूँ और ठंडा पानी नहीं पी पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं डिहाइड्रेशन ना हो जाए कम पानी पीने के चक्कर में। नहीं, तो आप अपना रूटीन, जो आपका बॉडी एडेप्टेशन मैकेनिज्म होता है, बॉडी का जो है एडेप्टेशन मैकेनिज्म होता है,
बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। अब किसी को बचपन से ही एसी मिली है तो वो क्यों, वो 42 डिग्री टेम्परेचर में रहेगा तो उसे ऐसे ही इन जनरल वो बीमार पड़ जाए। तो बॉडी की एडेप्टेशन मैकेनिज्म, जो ठंडे प्रदेश में पलते बढ़ते हैं उनको गर्मी में नॉर्मल जगह पे ले आइएगा तो उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। तो बॉडी का एडेप्टेशन मैकेनिज्म है अपना। तो जिस जिस चीज से आपकी बॉडी पहले से एकस्टम्ड है, आपका एक्लेमेटाइज्ड है बॉडी, तो उन चीजों को रहने दें, उनको बदलने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी बात थी आप दोनों ने। प्रशांत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ना, मेरे ख्याल से सारी बातों पे चर्चा हो ही चुकी है। ठीक है, हरिमोहन जी ने बिल्कुल उसमें कहा कि अति सर्वत्र वर्ज्य। अति तो कुछ भी करेंगे तो आप खुद ही नुकसान में रहेंगे, ये कुछ कहने वाली चीज नहीं है, खुद ही लोग जानते हैं, कितने समझदार तो हैं। तो उससे बचकर रहें, और बाकी नॉर्मल आप अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको नॉर्मल रखिए, ना ज्यादा ना कम, नॉर्मल रखेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है। नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, ज्यादा अति किसी का भी, चाहे आयुर्वेद हो एलोपैथ हो, अति अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कि खुद ही डॉक्टर बन जाएं और जरूरत से ज्यादा विटामिन सी जिंक सब लगातार खा रहे हैं, या फिर आयुर्वेद का काढ़ा खूब सारा पिए जा रहे, ऐसा कुछ नहीं करना है, अति नहीं करना है, थोड़ा समझदारी से काम लेना है और खुद ही डॉक्टर नहीं बन जाना है। मेरा अगला सवाल है, व्हाट इज म्यूकरमाइकोसिस? म्यूकरमाइकोसिस, हाँ जी प्रशांत जी। हाँ, आज के समय में ये एक बड़ा ही बर्निंग टॉपिक है, खास करके। हाँ, काफी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, टर्म आ रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, ये ठीक है, वाह, मोटी मोटी चीजें मैं बताऊंगा। म्यूकर एक फंगस है, सेप्रोफाइट है, जो सॉइल्स में, मिट्टियों में, खेतों में पहले से पनपता आया है। फफूंद जिसे कहते हैं हिंदी में, आम बोलचाल की भाषा में, फफूंद, एक तरह का ये फफूंद। और म्यूकर एक ऐसा फफूंद है जो मिट्टी से उठकर आपके शरीर के अंदर भी ग्रो कर सकता है, बड़ा हो सकता है, तब जब आपका शरीर उसे अलाउ करे या उसे रोकने से परहेज करे। ये कब रुकता है? जब शरीर कब इसे नहीं रोक पाता? जब शरीर की अपनी इस म्यूकर से या इस तरह के फंगस से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। कोरोना वायरस के संक्रमण में ये चीज देखा गया है कि आपके शरीर के अंदर की प्रतिरोधक क्षमता, जो लड़ने की शक्ति है, ओवरऑल गड़बड़ हो रही है। और इन गड़बड़ी के साथ हमें कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सारी दवाइयों की भी जरूरत पड़ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक भी हैं, शुगर भी अनकंट्रोल हो जा रहा है, भले वो इंसुलिन पे थे तब भी ऊपर नीचे हो रहा है। कई तरह की और भी दवाइयां दी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा माहौल बन रहा है किसी भी इंसान के शरीर के अंदर, जिनमें ये 4-5 फैक्टर हैं। कोविड भी हो गया, इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स इसमें स्टॉर्म में गया था वो, शुगर अनकंट्रोल्ड, पहले से रहा नहीं रहा हो, शुगर अनकंट्रोल्ड हो गया। लगातार बहुत तरह की दवाइयां, जिसमें कि स्टेरॉइड भी एक है, एंटी मेटाबोलाइट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, टोसिलिजुमैब, बहुत तरह की दवाइयां लेते रहे। शरीर में डिहाइड्रेशन कई बार हो गया, जिससे एसिडोसिस पैदा होती है। कुल मिलाकर ऐसा कॉकटेल बना है, और जिस किसी की शरीर में भी कॉकटेल बनता है तो ये फफूंद शरीर के अंदर ग्रो करते हैं। कहाँ ग्रो करेंगे? मिट्टी से आपके शरीर के अंदर घुसना है, तो या तो चमड़ी से कांटेक्ट में आएगा, चमड़ी में लड़ने की शक्ति नहीं है तो यहाँ ग्रो कर सकता है। सांस के थ्रू अगर जाता है तो सांस में सबसे पहला फिल्टर आपका नाक है, तो इस नाक वाले म्यूकोसा पे सेटल करेगा। अगर वहां पे इम्यूनिटी खराब है, ग्रो करने का उसे मौका मिल गया तो ये फफूंद वहां ग्रो करता है। इस फिल्टर से बच गया तो वो सीधा फेफड़े में जाकर बैठेगा। वहां पे भी अगर इम्यूनिटी अभी भी गड़बड़ है, ठीक नहीं है, तो वहां पे भी ये ग्रो करना शुरू करेगा। तो कुल मिलाकर ये जो म्यूकोरल्स हैं, जो फंगस है, जो इस बार हमें दिख रहा है, वो या तो नाक में पैदा हो रहा है, यहाँ से बढ़ता है, आंखों में जाता है, ब्रेन तक चला जाता है। इससे अगर बच गया तो फेफड़े में आकर होता है। 15-20% केसेस वहाँ के हैं, और 5-10% क्यूटेनियस स्किन वाले भी दिख रहे हैं। तो ये कुल 3 वेरायटी हमें मिल रही है अभी। कारण एक ही है, कोविड की वजह से, किसी वजह से इम्यूनिटी आपकी गड़बड़ हुई, और जो दवाइयों का कॉकटेल बना है अभी, इसलिए आप किसी एक चीज को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। म्यूकोरल्स मैं पिछले 10-15 साल से मैं इलाज कर रहा हूँ इस फंगस का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा राइनोसेरेब्रली देखा जाता है, नाक से शुरू होता है, ब्रेन तक पहुंचता है, तो फिर लोग हमारे पास आते हैं। तो इस कॉकटेल से, इस माहौल से इस फंगस को ग्रो करने का मौका मिला। और 3-4 फंगस में म्यूकर एक ऐसा है जो डिवास्टेटिंग है, कि एक बार ग्रो करना शुरू किया तो इसको नाक वाले एरिया से ब्रेन तक पहुंचने में मुश्किल से 7-8 दिन लगते हैं। बाकी जो दूसरे फंगस है उसको ग्रो करने में समय लगता है, वो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना लेंगे यहाँ तक पहुंचने में, या हो सकता है वहां ना पहुंचे, शरीर उसको पहले ही रोक ले। पर ये है, बिल्कुल ही सब चीजों को गलाता चला जाता है, मारता चला जाता है, जितने टिश्यू हैं सबको डिस्ट्रॉय करता चला जाता है, और बहुत तेजी से। इसके लिए कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं होती, वो म्यूकस से निकलेगा, बोन में जाएगा, कार्टिलेज में जाएगा, और धीरे धीरे करके दूसरे हिस्से में, जहां जहां इसे मौका मिलता है, कहिए कि इसे
जलाता चला जाता है, काटता चला जाता है और अंदर ब्रेन तक पहुंचता है, और एक बार ब्रेन तक पहुंच गया तो ये फेटल है। फिर आप मुश्किल है कि 10 में से 9 लोग नहीं बच पाते, कोई कोई बच पाते हैं विदाउट ट्रीटमेंट। तो म्यूकोरेल्स या म्यूकोरमाइकोसिस तो एक डिजीज का नाम कह दिया। म्यूकर उसकी एक वेराइटी है जिसके 3 टाइप हैं, और म्यूकोरमाइकोसिस उस 3 में से एक है जो सबसे ज्यादा इस कोविड के काल में देखा जा रहा है। इसके अलावा और भी 2-3 फंगस है जो मैंने देखे हैं अभी, जो मिल रहे हैं अभी, तो अकेला म्यूकर नहीं है, और बाकी कम है, म्यूकर सबसे ज्यादा है। अगर पिछले 10 दिन की बात करूं तो 10 दिनों में मैंने 8 पेशेंट ऑपरेट किए हैं, उनको म्यूकोरमाइकोसिस था। कल 2 पेशेंट प्रशांत जी, ऑपरेट इसमें करने मैं पड़े। थोड़ा सा और आपसे जानना चाहूंगी, आप इससे ज्यादा जुड़े हुए हैं, न्यूरो सर्जन है इस पे और सीनियर न्यूरो सर्जन है, तो मतलब ये मेंटल लेवल या न्यूरो में मतलब क्या बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, फास्ट इफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से क्या? मेंटल तो साइकोलॉजिकल चीज हो गई, वहां नहीं जाएंगे अभी, स्ट्रक्चरल चीजों पे जाएंगे कि आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, वो हड्डियों के सांचे में है, और वो हड्डियों का सांचा हमारे चेहरे की हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब भी चेहरे में ये फंगस होता है तो वो उन हड्डियों को पकड़ते पकड़ते उसके सहारे वो ब्रेन तक पहुंचता है। इसी वजह से ये फैटल है। इसको उसी अर्ली स्टेज में रोकने की जरूरत है जब ये चेहरे की हड्डियों के बीच में है, नाकों में है या चेहरे की हड्डियों में है या आंख में है। आप वहां से उसे काट के हटाएं ताकि वो ब्रेन तक जाने से रुके, और दवाइयां चलाते रहें ताकि जो भी इधर उधर के उसके इनपुट हैं बचे हुए हैं वो सब सारे के सारे मर जाएं। बचते हैं मरीज, ऐसा नहीं है, समय पे अगर आप पहुंचेंगे सारे पेशेंट बचते हैं। लेट अगर करेंगे, वही है कि अब बाकी सारी चीजों को आप इग्नोर करते चले गए और तब तक ये ब्रेन तक पहुंच गया, तो फिर इसे रोकना थोड़ा मुश्किल है। जी, आपने बताया ये तो प्राइमरी सिम्टम्स को एक लेमैन कॉमन जो लोग हैं, मतलब आपने जैसा कहा कि अवेयरनेस होनी चाहिए, पर अब तो आधी अब से अधिक आबादी में अवेयरनेस नहीं है, मुझे लगता है जो 12th तक बायो भी पढ़े हैं तो शायद वो भूल जाते हैं बाद में बहुत सारी ना, बातें, तो कुछ उन्हें नहीं भूलता, ये एक ऐसा है जो आपको भूलने ही नहीं देगा, बिल्कुल अवेयरनेस है, आप अपने आप को इग्नोर करते हैं। कोई तो भी प्राइमरी में सर्दी क्या खांसी जुकाम, अवेयर मतलब मैं आया जो पता बताता चले ये? हूँ वही चीज, कोई भी सर्दी खांसी जुकाम जो आपको पहले कभी हो चुका है उससे अलग आपको लग रहा है, नाक बंद हो गया, चेहरे पे नंबरनेस, सुनपन आना शुरू हो गया, अचानक लगा कि एक दिन ये चेहरा यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा, कुछ है अजीब सा है, या दर्द बहुत तेज हो रहा है, या आंख घूम नहीं पा रहा, मैं जैसे देख पा रहा था देख नहीं पा रहा, अचानक से चेहरा चेहरा टेढ़ा हो गया, या यहाँ स्वेलिंग एकदम से आनी शुरू हो गई। तो ये सब ऐसे सिम्टम है जो कि नॉर्मल साइनसाइटिस में या नॉर्मल सर्दी जुकाम में आपको पहले नहीं हुआ होगा। आंख से पानी आना अलग चीज है, आंख लाल हो जाना अलग चीज है। मैं जो बातें कर रहा हूँ कि नाक ब्लॉक हुआ, चेहरा टेढ़ा हो गया, यहाँ पे रेडनेस आनी शुरू हो गई, बहुत तेज दर्द हो, कई चीजें हो सकती हैं, स्टेजेस अलग अलग हैं। इन सब में से कुछ भी अगर आ रहा है तो पहले दिन आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए। सिंपल साइनसाइटिस के ट्रीटमेंट से हो सकता है इस चीज को आप वहीं रोक लें, लेकिन अगर वहां से 3 दिन आप लेट पहुंचते हैं और ये बोन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, 3 दिन काफी है इसे, स्किन नेजल म्यूकोसा से बोन तक पहुंचने में 3 से 4 दिन में पहुंच जाता है, और बोन तक अगर ये पहुंच गया तो बिना उसे काटे बिना उसे हटाए वहां से वो निकालना मुश्किल होता है। नॉर्मल जो सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण है वही अगर एग्जेजरेट हैं, इसको अगर सिंपल बोलचाल की भाषा में कहें तो कॉम्प्लिकेटेड साइनसाइटिस अगर आपको है, साइनसाइटिस है, ये दर्द कर रहा था पहले से, ठीक है, नाक बंद था, नाक बह रहा था, अलग चीज है, लेकिन नाक बहने के साथ साथ अगर कुछ पस जैसी चीज आनी शुरू हो गई, ब्लड जैसी चीज आनी शुरू हो गई, ब्लैक ब्लैक कुछ चीज आनी शुरू हो गई, ये चेहरा लाल पड़ गया, ये फूल गया, आंख बंद होने को है, आंख नहीं घूम रहा, मुंह टेढ़ा हो गया, तिरछा हो गया, ये सब सिम्टम अगर आ रहे हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड साइनसाइटिस है। और कॉम्प्लिकेटेड साइनसाइटिस हो सकता है एडवांस स्टेज ऑफ बैक्टीरियल साइनसाइटिस हो, और या एडवांस स्टेज या अर्ली स्टेज ब्रोकर हो, या किसी भी तरह का फंगल हो। मतलब साइनसाइटिस बैक्टीरियल और फंगल ये दोनों सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, बैक्टीरियल मोस्ट कॉमन है जो आज तक होते आए हैं, और इम्यून कॉम्प्रोमाइज स्टेट में सेप्रोफाइट्स जिसमें से फंगस एक है, फंगल साइनसाइटिस बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है। तो इन सब में से अगर कोई भी सिम्टम है, चेहरे पे अगर कोई भी सिम्टम एग्जेजरेटेड दिख रहा है नाक बंद होने के साथ साथ, इमीडिएटली अपने फिजिशियन को कांटेक्ट कीजिए, ही विल गिव यू द रेमेडी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि नॉर्मल सर्दी खांसी सबको पता होता है, वो शुरू बचपन से ही देखते आते हैं, अगर थोड़ा सा भी इसमें अगर अलग है, चेहरे पे लाल रेडनेस आ रही है या आंखों में दर्द या चेहरा टेढ़ा हो रहा है, तो इनको इग्नोर एकदम शुरुआत से ही ना करें, एकदम तुरंत फिजिशियन से कंसल्ट करें, क्योंकि जरा सी देरी जरा सी चूक से आप बहुत बड़ी त्रासदी में फंस सकते हैं, उसके बाद बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल। बचेंगे कि नहीं बचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है।
चलिए अब हरिमोहन जी से मैं अगला सवाल करती हूँ इसी फंगस से रिलेटेड। एक तो ये आ रहा है, अभी मार्केट में हम लोगों ने रंग बिरंगे फंगस सुने, अभी पहले ब्लैक फिर व्हाइट, उसके बाद अब येलो भी आ गए, तो मतलब ये क्या है? कोई नया फंगस पहले से भी, जैसा इन्होंने माइक्रोसिस के बारे में प्रशांत जी ने कहा पहले भी था, ये पहले भी इलाज कर रहे थे, तो लोगों ने तो खैर अभी ज्यादा सुना। तो ये ब्लैक व्हाइट फंगस पहले से थे या फिर ये कोविड के पोस्ट कोविड डिजीज है या कुछ नया डिजीज आया है? देखिए, है क्या, सर ने बहुत एक टर्म बोला था, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, इसी को मैं इलेबोरेट करना चाहूंगा। HIV एड्स के पेशेंट हैं, या फिर कोई क्रॉनिक आप केमोथेरेपी पे हैं, कोई कैंसर के पेशेंट्स हैं, या फिर आप कोई कोमॉर्बिडिटी ऐसी है जो डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड है, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, या फिर हार्ट की डिजीज है, या फिर कुछ भी ऐसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है जिसमें मतलब आपकी इम्यूनिटी लो हो रखी है, तो ये सारे जो है ना कुछ माइक्रोबायोलॉजी के एजेंट हैं। ये सारे हम लोगों में बोला जाता है कि बैक्टीरियल, वायरल, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं एनवायरमेंट में। तो अब जो ये चीजें फैल रही हैं, ये क्या है? ये पहले से प्रेजेंट, ये हम डॉक्टर्स पहले से पढ़ते थे। उस टाइम पे ये था कि पॉपुलेशन में कम पाए जाते थे, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में जो भी रहते थे वेल प्रोटेक्टेड रहते थे। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो हो ही रहे हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं, तो ज्यादा मात्रा में डिजीज भी हो रही है। तो इस वजह से ही ये इतनी पैनिकिंग सिचुएशन है। कुछ नया फंगस म्यूटेट करके नया नहीं आया है। व्हाइट फंगस जो है कैंडिडा है, जो कि हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स को इलाज इन जनरल फीमेल्स में पाया जाता है। कैंडिडियासिस, वेजाइनल कैंडिडियासिस होती है फीमेल्स में, ओरल कैंडिडियासिस होती हैं कुछ पेशेंट्स में जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये सारा व्हाइट फंगस जो है ये यही है, म्यूकोरमाइकोसिस पे सर ने बताया। तो फंगस पहले से ही प्रेजेंट है, जो भी जिनकी इम्यूनिटी लो है उनको ये एक्सपोजर होने का चांसेस ज्यादा होता है। म्यूकोरमाइकोसिस भी वैसे ही पेशेंट्स को हो रहा है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और नेजल अपने हाइजीन्स को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अपने पुराने मास्क को रेगुलर यूज करें। तो ये नहीं कि पुराना मास्क में क्या होता है कि हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उससे मॉइस्चर वहां पे डेवलप हो जाता है, तो वहां पे डेवलप होने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि मास्क जो है रेगुलर इंटरवल पे चेंज होना चाहिए। पहले से प्रेजेंट होने रह जाते हैं, सफाई पे उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो मास्क चेंज करना है, साफ करना है, हाइजीन पे मेंटेन करना है। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। अगला सवाल जो है वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ है कि कई लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन है वो कोविड-19 के स्प्रेड को कैसे रोक रहा है, किस तरीके से, आखिर वैक्सीनेशन में क्या है? प्रशांत जी। वैक्सीनेशन तो सिंपल टर्म है, जैसा हरिमोहन जी ने कहा कि आपको वायरस से अगर बचना है तो दो ही तरीके हैं, या तो आप इन्फेक्ट हो जाइए तो शरीर आपके उस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेगा, अगर आप इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं तो वैक्सीन से इन्फेक्ट हो जाइए। कहने का मतलब वैक्सीन भी लो डोज में आपको इन्फेक्शन जैसा ही कुछ प्रभाव बनाता है। और जो अभी वैक्सीन तैयार की गई हैं कोविड की, वो उसके प्रोटीन या कुछ डेड वायरसेस या कुछ अलग अलग तरीके से ऐसा माहौल क्रिएट करता है ताकि शरीर फाइनली एंटीबॉडी आपके शरीर को ही बनाना है वो बना लेता है। तो इसी से वैक्सीनेशन ये है कि मतलब इसमें लोगों को कुछ ये डाउट्स हो रहे हैं कि कोविड हो जा रहा है तो वायरस हमारे शरीर में आ रहा है तो हम परेशान हो जा रहे हैं, तो वैक्सीनेशन के थ्रू भी अगर वायरस ही दिया जा रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लेने के बाद और ज्यादा बीमार हो जाएं, हमें परेशानी हो जाए? कई लोग मतलब वैक्सीनेशन अभी तक जो इतनी वैक्सीन बनाई गई है वो लाइव वायरस की वैक्सीन नहीं है, तो ये कहना गलत होगा कि वैक्सीनेशन से वायरस दे रहे हैं, वो नहीं होता। डेड वायरस से हैं या वायरल कंपोनेंट से बनाए जाते हैं जो पूरे वायरस नहीं। तो ये रिएक्शन वैसा ही शरीर में देंगे आपको, अगर एंटीबॉडी आपके शरीर में बननी है, अगर प्रतिरोधक क्षमता बननी है तो ये रिएक्शन वैसा ही मिलेगा जैसा करीब करीब लाइव वायरस होता है, बट ये डेडली कम होता है, मतलब उतने ज्यादा केमिकल्स रिलीज नहीं करवाता शरीर में जितने नॉर्मल वायरस के इन्फेक्ट होने से होता है। और अगेन डिपेंड्स अपॉन द वैक्सीन के लोड पे भी डिपेंड करेगा कि आपका बॉडी मास इंडेक्स अगर वैसा है कि उतना एमएल वायरस के वैक्सीन से जो इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में पैदा होगी, जो लक्षण आएंगे सर्दी खांसी जुकाम वाले, जो फीवर वाले जो लक्षण आएंगे वैक्सीनेशन के बाद, वो उतने कंट्रोल मात्रा में आए कि शरीर एंटीबॉडी भी बना ले और आप भी सुरक्षित रहें। कुछ लोगों में देखा एक और सवाल मेरे पास आया हुआ है, इस वजह से होता है कि वो जो इन्फ्लेमेशन है, जो रिएक्शन है बॉडी का वैक्सीन से, वो कुछ ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो शरीर बीमार पड़ जाता है ज्यादा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन से मतलब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, इफ आई हैव ऑलरेडी हैड ए कोविड-19 and recovered, do I still need to get vaccinated with COVID-19?
मतलब कोविड इसके 19 था, मैं रिकवर हो गया, एंटीबॉडी बन गई, उनका मानना है, तो अब मैं क्यों वैक्सीनेशन लूं, उनका सवाल ये है। इसके जवाब साइंटिफिक जवाब अलग हैं और जो पैंडेमिक के जवाब हैं वो अलग हैं। पैंडेमिक जब भी होती है, महामारी होती है, तो सरकारें ये चाहती हैं कि उसका पूरा का पूरा पॉपुलेशन जितना भी जनसंख्या वो सुरक्षित रहे। तो वो नियम में थोड़ी बहुत भी जाते हैं कि अछूता इसमें, इसी वजह से वो उसे कोरोना मानकर अपने आप को मान लो इम्यूनाइज हो गया। तो वहां पे अगर वो वैक्सीन नहीं लेता तो वो फिर अपने आप को कष्ट में डालेगा। तो ये एक पॉलिसी डिसीजंस होते हैं और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि आपको पॉपुलेशन के हर कॉर्नर तक इसकी प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ानी है तो 100% पॉपुलेशन को कवर करना पड़ेगा। पर ये भी सच है साथ के साथ कि अगर आपको इस वायरस से निजात मिली है, कभी आप इससे निकलकर अगर बाहर निकले हैं, कोविड हो गया था उससे आप बाहर निकले हैं, तो निश्चित रूप से आपके शरीर के अंदर इसकी प्रतिरोधक क्षमता है, तो वहां वैक्सीन का रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बशर्ते यह रहे कि आपका शरीर आने वाले इन्फेक्शन से भी उसी तरीके से लड़ता है। अब ये कौन डिसाइड करेगा? हर एक इंडिविजुअल पे ऑप्शन नहीं सकते, हर एक इंडिविजुअल पे आप नहीं बना सकते कि भाई उसकी सेंसिटाइजेशन उसके शरीर की कितनी हुई है, कि बार बार अगर इसके वायरस आते हैं तो हर बार वो लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा। एंटीबॉडी की टेस्टिंग इसका आंसर नहीं है। एंटीबॉडी तभी तक रहता है जब तक शरीर सेंसिटाइज होकर इमीडिएटली कुछ प्रोटीन बनाता है जिससे आप लैब में डिटेक्ट करते हैं कि ये एंटीबॉडी इसकी बनी हुई है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके अंदर मेमोरी सेल्स हैं, अगर आपके अंदर मेमोरी सेल्स बने हैं, तो आने वाले टाइम पे भी वो उस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा और मेमोरी सेल्स 5 साल तक जिंदा रहते हैं। हर एक वायरस के लिए इसका बिहेवियर अलग-अलग है। स्मॉल पॉक्स के लिए अलग बिहेवियर था, पोलियो के लिए अलग बिहेवियर है, कोरोना के लिए अलग बिहेवियर है। अब एग्जैक्टली ये बिहेवियर कैसा रहेगा, ये रिसर्च बताएगा, हमारा क्लिनिकल जो डाटा है, जो आने वाले समय में वो बताएगा। और जब भी महामारी फैली होती है, तो पॉलिसी डिसीजन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं कि सारे पॉपुलेशन को लास्ट कॉर्नर तक आप इसको कवर कीजिए, ताकि कोई अछूता ना रह जाए। छोटा पॉपुलेशन होता है जहाँ सब लोग इतने जानकार हैं, सब लोग इतने सजग हैं, वहाँ ये सब चीज़ें आप डिबेट कर सकते हैं। पर इस पॉपुलेशन में जहाँ पे आधे से ज़्यादा जनसंख्या बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं है और चीज़ों को उतने तरीके से एनालाइज नहीं कर सकती है, तो वहाँ पे तो आपको हर कॉर्नर तक वैक्सीनेशन पहुँचाना पड़ेगा। प्रशांत जी ने बहुत अच्छी चीज की। पेंडेमिक समय में एक पॉलिसी होती है जो हर कॉर्नर तक पहुंचनी चाहिए, और ऐसा कोई रिसर्च अभी नहीं आप कर सकते हैं या नहीं पता कर सकते कि आपकी इम्यूनिटी कितनी डेवलप हुई है और वो फिर से लड़ पाएगा कि नहीं। इसी पे मैं थोड़े से इसी से जुड़े सवाल में हरिमोहन जी आपसे मैं लेना चाहूंगी कि आप पीएमसीएच पटना में हैं, तो उधर के बिहार के एरिया से जुड़े हुए होंगे और उधर गांवों की तरफ कई सारे अफवाहें हैं, और जो शहरी इलाके हैं वहां भी कई लोगों की जब आप बात करेंगे वो तबका, जो गांव में अफवाह है तो उनको तो चलिए वो तो बिल्कुल अफवाह ही है, उसको हम सिरे से काट सकते हैं, उनको समझाया जा सकता है, भले जिस तरीके से भी समझाया जाए। समझाने का तरीका क्या होगा ये तो अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी मैं ये बात कर रही हूँ जो एक तबका है जो पढ़ा लिखा है, उन लोग के अंदर जो अफवाह है वो उनका ये कहना है कि कोवैक्सीन पहले लग रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कोवैक्सीन लगाया और अब कोविशील्ड दिया जा रहा है, तो ये कोविशील्ड ज्यादा प्रभावी था या कोवैक्सीन था, एक तो ये सवाल आता है। दूसरा, उन लोग के मन में ये अफवाहें हैं जिसको कि हम लोग कैसे खारिज कर दे ऐसे नहीं जानते, लेकिन एक डॉक्टर के हिसाब से आप लोग के पास शायद इसकी नॉलेज हो कि कोविशील्ड वो अगर इस साल लगाएंगे तो उन्हें हर साल लगवाना पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर ने बहुत अच्छे से कवर किया इस पॉइंट को। देखिए, वैक्सीनेशन जो है ये अभी बहुत ज्यादा फोकस और चर्चा का विषय है। इससे पहले हम अपने बच्चों को 5 साल तक, जन्म से लेके 5 साल तक हर शेड्यूल्ड डे पे जितना पैसे मांगते हैं डॉक्टर उतना दे के जाते हैं वैक्सीनेशन, और उसमें ये नहीं पूछते कि इससे बच्चे को बुखार क्यों आया। पूछते हैं क्या? बच्चों को आता नहीं है, बिल्कुल ये भी नहीं पूछते कौन सी सुई लग रही है। कई लोग कितना बच्चा रोता भी है, क्राई करता है, बहुत सारा इंसोलेबल क्राई, पर्टुसिस का वैक्सीन देते हैं तो इतना होता है, इनकंसोलेबल क्राई होता है कि बच्चा चुप ही नहीं होगा, 8-10 घंटे तक रोता ही रहे, फिर भी हम डॉक्टर से सवाल नहीं पूछते। ये कुछ समाज में जो फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ना, और ये सारी भ्रांतियां फैलाते हैं, एक लिखते हैं टेक्स्ट और उसको फैलाते हैं सब जगह। तो बिल्कुल मैं तो ऐसे लोगों को मतलब समझाता नहीं हूँ, डांटता हूँ कि ऐसे ही मतलब कि आपको
आप अपनी इडियोसी को अपने सर पे रखो मत, एकदम से तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा ही नहीं मैं, तुम जाओ चुपचाप वैक्सीन लो। आप इस शो में हूं तो मैं जवाब दे रहा हूं कि वैक्सीनेशन जो है, कोवैक्सीन का लें कि कोविशील्ड का लें कि स्पुतनिक का लें कि किसका लें, दैट डजंट मेक मच डिफरेंस। सबकी एफिकेसी अराउंड जो है सबकी सिमिलर है। तो इसके लिए जो है कि रश करना कि ये ले लें तो ये अच्छा है, ये ले लें तो कुछ नहीं, जो अवेलेबल है वो ले। जितनी जल्दी आप अपने आप को वैक्सीनेट करते हैं, अपने आप को सीवियर वैरायटी ऑफ डिजीज से बचाते हैं, और अपने आप को वैक्सीनेट करने से आप दूसरे को भी फैलाने से बचाते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह आपको लेना चाहिए, सो दैट कि आप खुद पॉजिटिव होकर आसपास के लोगों को ना फैलाएं। नंबर 1। नंबर 2 कि आप, अगर आपके पास मन में डाउट्स हैं कि मुझे ये डिजीज है, मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप बेहिचक जाएं। ऑलमोस्ट एवरी कोविड सेंटर पे कोई ना कोई डॉक्टर रहते हैं, वो आपको बेहतर सजेशन देंगे कि रहना चाहिए, लेना चाहिए नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत जो एडवर्स रिएक्शंस होता है कि कोरोना वायरस दिया जा रहा है, नहीं, वैक्सीन जो भी होते हैं उसको हम लोग माइल्ड और टाइट्रेटेड डोज में, इतना कम माइल्ड फॉर्म में देते हैं कि जस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। हम लोग उसमें 2 टर्म यूज करते हैं, वायरुलेंस और इन्फेक्टिविटी, ठीक है। तो हम लोग जो इतना डोज में देते हैं कि सिर्फ एंटीबॉडी डेवलप हो, उसमें ये नहीं देते हैं कि उसको डिजीज डेवलप करा। तो इसीलिए इन चीजों के बारे में जो प्लान चल रहा है कि जो ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं कि फैला रहे हैं कि कोवैक्सीन, कुछ दिन पहले कोवैक्सीन अच्छा था, कुछ दिन बाद कोविशील्ड अच्छा था, कुछ दिन बाद स्पुतनिक अच्छा है, जो अवेलेबल है चुपचाप लें। आपकी बॉडी रिएक्ट कितनी करती है दैट डिपेंड्स। ये नहीं कि कोई भी वैक्सीन लें, दैट डजंट मेक मच डिफरेंस। वैक्सीन होनी चाहिए, वैक्सीन लेनी चाहिए। वैक्सीन लेने से आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचाएंगे, आप अपने आप की मोर्टेलिटी, जो मर जाते हैं पेशेंट जो इन्फेक्टेड होके, और ये दिमाग से निकाल दें कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी है और मेरी ये है। मैं अच्छे बिरले एथलीट्स को देखा हूं कि निपट गए हैं, हमारे इतने कलीग्स निपटे हैं कि हम लोग को ना इतनी दहशत फैली हुई है हमारे अंदर कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लेते हैं या फिर डिजीज फैलाते हैं, उनको तो मन करता है पकड़ूं और तमाचा मारूं। जो लोग ये ज्ञान देते हैं, तो जब तक आप मोर्टेलिटी नहीं देखे हो तब तक ये ज्ञान बांटने में बहुत मजा आ रहा है। चुपचाप जाएं, अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, और ये काम डॉक्टर पे छोड़ दें कि कौन सी वैक्सीन लेनी है, कब लेनी है, कितनी लेनी है, साल में लेनी है, नहीं लेनी। वो हर बार पॉलिसी, सर ने बोला कि पॉलिसी बनती है, उस पॉलिसी को फॉलो करें। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो वो वहां पे अपने मन से कुछ डिक्टेटरशिप में कुछ फरमान नहीं जारी करती, वो सारी रिसर्च को एनालाइज करती है, वो टीम पैनलिस्ट बैठते हैं तभी डिसीजन होता है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स अगर सबसे पहले वैक्सीन ले चुके हैं तो आप अपने आप को अगर ये मानते हैं कि मुझे नहीं होगा तो आप मत माने, आप जाके वैक्सीनेशन ले, ज्यादा बेहतर होगा। और इमन जी ने बहुत अच्छे से कहा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो पढ़े लिखे नहीं उस तबके को फिर भी समझाया जा सकता है, हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका होता है, जो अच्छे हाई क्वालिफाइड होते हैं, अच्छे पोस्ट पे वर्क करते हैं, वो गूगल और व्हाट्सएप और जियो, जब जितनी सारी यूनिवर्सिटीज आप कह सकते हैं जो आजकल है, उनसे जानकारी लेके वो ऐसी बातें करते हैं, और उनके से आम आदमी शायद उसका जवाब ना दे पाए, तो बेहतर है वो डॉक्टर से कंसल्ट करे, कोविड सेंटर पे जाए, वहां भी डॉक्टर अपनी बात रखें, और जो अवेलेबल है, ये पॉलिसी है, वो जो भी हो वो रिसर्च के आधार पे होती है, वो सही चीज होगी। कोई भी किसी को मारना नहीं चाह रहा है, डॉक्टर्स हो चाहे प्रशासन, सत्ता हो, सबकी एक ही है, प्राइमरी से लेके सबको बचाना। जब तक वैक्सीन नहीं आई थी, पूरी वही जनता है जो चिल्ला रही थी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। अब वैक्सीन आ गई तो उस पर एनालिसिस दे रही है, क्योंकि जब तक ट्रायल नहीं करते हम लोग नहीं दे सकते हैं पेशेंट्स को ट्रायल। जब तक हम लोग, मैं बिल्कुल कहूंगी, पहले तो फर्स्ट हेल्थ वर्कर्स को लगे, फिर ब्यूरोक्रेट्स के 2 डोज मार्च तक में बहुत मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स को लग चुके हैं, कई सारे सुरक्षित हैं, तो मुझे लगता है कि सबको लगा लेनी चाहिए। जब वो लोग सुरक्षित हैं तो आप लोग अगर टाइम से लगा लेंगे तो आप लोग भी सुरक्षित होंगे। इस पे कोई बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए, खास करके पढ़े लिखे लोगों के सोशल मीडिया के जरिए जो इस चीज बहस को उठाते हैं, बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए आज के समय में। आंसर ही नहीं करना है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लेना बंद कर दें कि वैक्सीनेशन करवानी है नहीं करवानी, वैक्सीनेशन करवानी है, और क्वेश्चन जो आ रहे हैं अपने दिमाग में रखें, आपको इसका आंसर ही नहीं देना है। अपने जागरूकता, जो भी आपका फिजिशियन है, आपको डाउट है तो आप, मैंने पहले भी कहा था, आप डाउट है तो विल क्लियर। और इन सब सवाल पे बहुत ज्यादा डिबेट करेंगे तो क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा डिबेट की जरूरत नहीं है। कोई डिबेट नहीं, कुछ नहीं, सीधा वैक्सीनेशन करानी है।
वैक्सीनेशन लेके गलती से ऐसा ना हो कि दूसरा झेले। बिल्कुल, दिस इज माय पॉइंट। मैं थोड़ा सा हार्श तरीके से बोला, लेकिन यही पॉइंट है। आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, अपने आप को भी बचाएं, अपने आसपास के लोगों को भी बचाएं। जाते जाते मैं पहले प्रशांत जी आपसे संदेश लेना चाहूंगी, आप लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दौर में? प्रशांत जी। वेलनेस के लिए आप अपने आसपास महामारी में जितनी सारी सूचनाएं दी जाती हैं उसको सूचना के तौर पे लीजिए, उस पर खुद से रिसर्च करने से बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से या जो आपके डॉक्टर मित्र हैं या आपके फिजिशियन हैं उनसे चर्चा करें तो बेहतर होगा। खुद से अपना एक राय बना लेना। देखिए, साइंस और लॉजिक में बड़ा डिफरेंस है। लॉजिक आपके बातों को तोड़ मरोड़ कर कुछ चीजों को कुछ भी दिखाना, वो चीज करना हो सकता है, बट साइंस एविडेंस पे काम करता है। उसकी एक प्रोपोजिशन होती है, उसको वो रिपीटेडली लैब में करके वो देखता है कि वो प्रोपोजिशन उसका ठीक है या नहीं है। हो सकता है वो रिपीटेशन लैब में टेस्टिंग अभी तक उतनी नहीं आई हो कि इस प्रोपोजिशन पर एक फाइनल थ्योरी बनाई जा सके, बट उसका एक ट्रेंड देखा जाता है। उस ट्रेंड के हिसाब से ठीक दिखती है तो माना जाता है कि ये साइंटिफिक रिसर्च, और रिसर्च नहीं प्रोग्रेस करके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वहाँ पे एज ए साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर उन चीजों को आप देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं रहेंगे। लेकिन हर चीज में अगर दर्शन लाएंगे, हर चीज में फिलोसफी लाएंगे, हर चीज में लॉजिक अगर लगाएंगे तो साइंस बिल्कुल किनारे हो जाता है। फिर तो वो कहेगा कि आप आगे चलो। आप किसी भी चीज के टॉपिक में फॉर और अगेंस्ट में बात कर सकते हैं, दैट इज अ फिलोसफी। बट जब साइंस की बात करते हैं तो वो हर चीज को पहले प्रूव और डिस्प्रूव करेगा और तभी उसकी थ्योरी बन पाती है, और दैट टेक्स टाइम। वो तुरंत आंसर नहीं आता उसका। और आप हमें तो रेडीमेड जवाब चाहिए, रेडीमेड जवाब नहीं बनता एक दिन में, उसको समय लगता है। तो ठीक है, सूचनाओं को ग्रहण कीजिए, वो जरूरी है, बट मिस इन्फॉर्मेशन को ग्रहण मत कीजिए और उसको अननेसेसरी गूगल से अगर करते हैं तो करने का एक तरीका होता है। आप जिस भी फैकल्टी के हैं, आर्ट्स कॉमर्स, वो जो भी फैकल्टी के हैं, तो उस वहां से साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे आएगा, उसमें कितने जर्नल आपको पढ़ने हैं, कितने टेक्स्ट पढ़ने हैं, उतना जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक उसके लिए आप अपना खून नहीं जलाएंगे, अपना रात की नींदें खराब नहीं करेंगे, तब तक आप किसी एक धारणा पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर आप उतना करने को तैयार हैं तब तो ठीक है, अगर उतना करने को तैयार नहीं है तो मिस इन्फॉर्मेशन से बचिए, हेल्दी प्रैक्टिसेस रखिए, फैमिली फिजिशियन के कांटेक्ट में रहिए। सिम्टम जैसे जल्दी से आते हैं उस समय अपने फिजिशियन से कांटेक्ट कीजिए। अननेसेसरी ओवर द काउंटर जाकर दवाई लेना मत शुरू कर दीजिए। अगर विटामिन सी भी किसी व्यक्ति ने 6 महीने से खाना शुरू किया है और 6 महीने तक खा रहा है तो यकीन मानिए ये रेनल स्टोन का वो शिकार बनेगा। ये पहले नहीं पता चलता, लेकिन जब वो किडनी स्टोन बन जाती है, जब वो भागता है तो कहता है डॉक्टर ने मुझे लूट लिया, पता नहीं एक छोटा सा स्टोन निकालने के लिए 1 लाख रुपए ले लिए। तो आप ये सारी की सारी चीजें इसलिए होती हैं कि हमारे पास जो हेल्थ अवेयरनेस है, जो हेल्थ की एजुकेशन है, वो नील है, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं है। आने वाले समय में मेरे ख्याल से ये चीजें बदलेंगी, करिकुलम में चीजें आएंगी तो धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। इतने के साथ ही मैं चाहूंगा कि इस चीज को भी समाप्ति की तरफ बढ़ाएं। बातें तो बहुत हैं, आगे भी जब जरूरत होगी तो मैं रहूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरिमोहन जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जाते जाते? देखिए, शरणी सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो जिस फैकल्टी के हैं उनको एक्सपर्टीज के लिए उतनी चाहिए। मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी से हूँ, अगर मुझे फाइनेंसेस के बारे में जानना होता है तो मैं किसी फाइनेंस एक्सपर्ट से, या वो मेरा भाई है, सीए है, तो मैं उससे पूछता हूँ। मुझे नहीं समझ आती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है कि क्या है फाइनेंसेस। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती है कि ज्योग्राफी कहाँ क्या है, किस देश में क्या है, मुझे नहीं पता है। वो ज्योग्राफी वाले एक्सपर्ट हैं। तो 2 दिन में कैसे कोई एक्सपर्ट बन सकता है मेडिसिन का? तो इसीलिए खुद के डॉक्टर खुद से ना बने, पहली चीज है। दूसरी चीजें, जो मॉडर्न मेडिसिन है, कहते हैं कि गाइडलाइंस बार बार बदल रही हैं। गाइडलाइंस इसलिए बदल रही हैं क्योंकि हम अपने मिस्टेक्स को सुधारते हैं। मिस्टेक्स इनफैक्ट की जो चीजें जैसे जैसे पता चलती जा रही है, हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, अपने मिस्टेक्स को इरिडिकेट करते जा रहे हैं और अपने आप को इवॉल्व करते जा रहे हैं ताकि बेहतर से बेहतर हम लोग इलाज कर पाए। तो इसीलिए मॉडर्न मेडिसिन प्रोग्रेसिव मेडिसिन है, खुद को बदलती है, खुद की गलती एक्सेप्ट करती है, खुद को आगे बढ़ाती है ताकि अपनी भी बेहतरी करे और ह्यूमैनिटी की भी बेहतरी करे। तो इसीलिए आप जरूर डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहें, आप अपना अच्छा ध्यान रखें, बाकी जो जितने भी हाइजीन्स हैं वो भी मेंटेन करें और बीमार पड़ने से इलाज कराएं। बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी है। 90 से 95% ऑफ द केसेस होम आइसोलेशन में ठीक हो रही हैं। जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है तो
अगर वो समय से हॉस्पिटल जाते हैं तो दिक्कत नहीं आती है। हॉस्पिटल जाने का क्राइटेरिया मैं फिर से एक बार जाते जाते बता देता हूँ कि होम आइसोलेशन वेरी गुड थिंग, लेकिन हॉस्पिटल्स में अभी बेड 70% 60% खाली हैं, वहां पे आप जाएं, जब भी जरूरत पड़े तो जाएं। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि हम हॉस्पिटल नहीं ही जाएंगे। जब भी आपका सैचुरेशन 94 से ड्रॉप करता है तो आपको जाना चाहिए। आपका रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज्यादा हो जाता है तब जाना चाहिए। आपको अगर बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, इतना कफ हो रहा है कि आप दम, कहते नहीं है इन जनरल वर्ड में कि दम नहीं ले पा रहे हैं लेकिन खांसते जा रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव कफ हो रहा है, बहुत कफ निकल रहा है, तब हॉस्पिटल जाएं। आपको वीकनेस इतना ज्यादा है कि आप बेड से नहीं उठने की स्थिति में हॉस्पिटल में, ये सारी चीजें करनी ही करनी है। आप हेल्दी रहेंगे, आपका पहले हेल्थ रहेगा, उसके बाद से हम लोग बैठ के बात करेंगे कि डॉक्टर कैसे है, डॉक्टर अच्छा है या खराब है, डॉक्टर ठीक है या नहीं है। ये बाद में डॉक्टर से कांटेक्ट करें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। और दूसरे बहुत बहुत धन्यवाद साथ शामिल होने के लिए इस शो में और बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। और हमारे सारे दर्शकों को मैं जाते जाते ये कहना चाहूंगी कि राजनीति के चक्कर में ना पड़े, डॉक्टरों पे विश्वास रखें, गाइडलाइंस पे विश्वास रखें, हमारी सत्ता पे विश्वास करें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और अफवाहों से बचें। आपके मन में कुछ भी भ्रांति आती है तो उसे तुरंत ही व्हाट्सएप फेसबुक स्टेटस पे नहीं लगाएं, उससे डिस्कस करें और समझने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो उसके पीछे मेहनत करें। जैसे कि हाल में कई लोग मुझसे बात किए थे, के अग्रवाल जी भी तो 2 डोज ले चुके थे, तो मैंने भी पता किया, कुछ जो उनके बहुत पास रहते हैं तो मैंने उनसे बात की, तब मुझे पता चला कि नहीं, के अग्रवाल जी ने दोनों डोज तो ली थी, पर वो 15 से 20 के बीच में, एग्जैक्ट डेट पता नहीं चल पाया क्योंकि अब कोई कैमरा लगा के उनका रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था वो किस दिन लगा है। लेकिन हाँ, ये पता चला कि उनके पड़ोसी बताएं कि 15 से 20 के बीच में उन्होंने लिया और 25 से उनकी तबीयत खराब हो गई। तो ऐसा होता है कि शुरुआत दौर में सारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि कुछ दिनों से खतरा रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेकंड डोज लेंगे तो बीमार ही पड़ेंगे। बहुत से लोग हैं जो बहुत से फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ वर्कर हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, वो 2 डोज लगा के पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो वैक्सीनेशन जरूर लें, अफवाह ना फैलाएं। जाते जाते मैं अपने दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज मैं हमारे शो के साथ जुड़ने के लिए। अगली श्रृंखला में कुछ और तथ्यों के साथ आऊंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, अलविदा।